नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सिमाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस महासेशन में हम नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम संपूर्ण हिंदी ग्रामर जो है, हिंदी व्याकरण जो है, उनके एमसीक्यू तैयार कर रहे हैं और एमसीक्यू भी हम डिटेल में तैयार करेंगे। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, प्यार से कमेंट करना होगा, क्योंकि ये सेशन हमारा जो है किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं, हिंदी का सिलेबस अवश्य होता है और हिंदी हम इसमें बारीकी से हर टॉपिक आपको देने वाले हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने संपूर्ण हिंदी व्याकरण के जो 65 टॉपिक थे उनके भेदों के बारे में, प्रकारों के बारे में हमने आपको बताया था। ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट में अवश्य इसकी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। रोज रात शाम 7 बजे हमारा ये सेशन चलेगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और प्यारा सा कमेंट करते रहिए। आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन होगा वह है वर्तमान में भारतीय, ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है। तो वर्तमान मतलब इस समय जो भारतीय संविधान में जो राजभाषाएं हैं वो कितनी, तो राजभाषाएं हैं 22। ठीक है, भाषा से संबंधित 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं, व्याख्या सहित इसकी चर्चा करेंगे। 22 भाषाओं की चर्चा की गई है, तो 22 भाषाएं कौन सी है, तो व्याख्या अगर करें हम इसकी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित है। वर्तमान में 22 राजभाषाएं इस प्रकार से है: बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। ये 22 भाषाएं हमारे संविधान में इनका वर्णन है। ठीक है, ये 22 भाषाएं हमारे भारत में चलती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है, तो हिंदी के जो उद्भव का सही क्रम हो जाएगा प्राकृत पाली अपभ्रंश अवहट, या प्राकृत पाली अवहट अपभ्रंश, या अपभ्रंश प्राकृत अवहट पाली, या अवहट प्राकृतिक पाली अपभ्रंश। तो आप भी इसमें गेस लगाए कौन सा सही होगा, तो राइट आंसर ए ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले है क्योंकि हिंदी का जो उद्भव हुआ है वो संस्कृत से ही हुआ है। ठीक है, संस्कृत को हम मुख्य टॉप पे रखेंगे। ठीक है, भले यहाँ जिक्र नहीं, लेकिन संस्कृत से इसका उद्भव हुआ है। तो सबसे पहले आता है पाली, फिर प्राकृत। संस्कृत से पाली हुआ, पाली से प्राकृत हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश से अवहट हुआ। ठीक है, ये इसका सही क्रम है। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के संबंध में शोध करते हुए अधिकांश शोधकर्ताओं ने आज की हिंदी के प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अवहट के नाम से अविभाजित किया है, जिसका सही क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और अवहट है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसके पीडीएफ ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो अपभ्रंश को जो पुरानी हिंदी कहा है गियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इसका आ जाएगा, चंद्रधर सिंह गुलेरी। क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से व्याख्यायित किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं से संदर्भित नहीं है। कथन 1 है संविधान के भाग में अनुच्छेद में 243 से 351 राजभाषा से संबंधित है। कथन बी है जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे तो उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में ही होंगे। सीधा कथन राजभाषा अधिनियम को 1963 में पास किया गया था। या डी कथन है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्पष्टता की बात करें, जब कोई संसद कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कार्य अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। क्या कहा? जब तक राष्ट्रपति ने कहा था कि जब तक अन्य व्यवस्था ना दे तो उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में ही होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? जयशंकर प्रसाद, सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, शिव सेंगर ने, राहुल सांकृत्यायन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इसका आ जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में अपभ्रंश को प्राकृतिक भाषा कहा है तथा उनके अनुसार अपभ्रंश या प्राकृतिक भाषा हिंदी के पद्यों का प्राचीनतम प्रमाण तांत्रिक और योग मार्ग बौद्धों की रचनाओं में लगभग विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलता है। क्योंकि इस समय प्राकृत भाषा की कुछ बहुत स्वरूप अपभ्रंश में भी मिलता है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा कहा है। ठीक है, आया समझ में? क्यों कहा है? क्योंकि इसमें जो है 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में इसका मिलता है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृतिक भाषा इसको कहा। ठीक है, अपभ्रंश से भी मिलते जुलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अवहट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी अवहट। अपभ्रंश का परिवर्तित रूप अपभ्रंश भाषा यानी अपभ्रंश का परिवर्तित उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट। अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है, पहले इसका नाम अपभ्रंश था, फिर अवहट हुआ। ठीक है, अवहट कर दिया गया। 11वीं से 14वीं सदी के मध्य के अपभ्रंश रचनाकारों ने अपनी अपनी रचना की भाषा को अवहट कहा है। ठीक है, यानी अपभ्रंश ही अवहट है। कई बार ध्यान में आता था कि हमने तो अपभ्रंश पढ़ा था, लेकिन वो अपभ्रंश का ही विपरीत रूप जो है, जो परिवर्तित रूप क्या है? अवहट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं वर्णित है। 22 भाषाएं वर्णित है। 22 भाषाएं हमने अभी कौन सी पढ़ी थी? इधर हमने ऊपर पढ़ा था कि 22 भाषाएं कौन कौन सी है। तो ये सभी आगे उसमें बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। तो इन 22 भाषाओं, ठीक है, इन 22 भाषाएं वर्णित है। इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं वर्णित थी। इसमें भारतीय संविधान की राजभाषा अनुसूची 8वीं अनुसूची में 14 ही भाषाएं वर्णित थी। 2003 में मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को और जोड़ा गया था, 8वीं सूची में जोड़ा गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? बिहारी, राजस्थानी, बांग्ला, पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी राजस्थानी। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित उपभाषा है राजस्थानी, यानी मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। राजस्थानी के अंदर ये 4 प्रमुख भाषाएं हैं। पहाड़ी हिंदी इसको कहा जाता है, कुमाऊनी, गढ़वाली, ठीक है, जो जैसे पहाड़ी हिंदी है, ये राजस्थानी में कौन सी आगे? इसमें आगे मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। और पहाड़ी हिंदी में कौन सी आगे? कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, जो उत्तराखंड क्षेत्र में बोली जाती है। और पश्चिमी हिंदी में कौन सी आती है? ब्रज भाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्षिण। ये जो है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इनका, ठीक है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के जो बीच का समय है वो कौन सा है? उत्कर्ष काल, अवसान काल, संक्रांति काल, प्राकृतिक काल। तो इसको जो कहा जाता है, इसका सी ऑप्शन सही आ जाएगा, संक्रांति काल। कहने का मतलब क्या है कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल नाम से जाना जाता है। कालांतर में उत्कर्ष काल, अवसान काल तथा प्राकृतिक काल जैसे नाम नहीं थे, अतः सही विकल्प संक्रांति काल आ जाएगा। ठीक है, ये विकल्प पहले नहीं थे, ये इसलिए संक्रांति काल इसको दिया गया। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 की बात करते हैं। निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही भाषा का दर्जा दे सके? किसने कहा था? संसद का कोई भी सदन, किसी राज्य के राज्यपाल या राज्यपाल ऐसा कर सकता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर जो आपका आ जाएगा इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी क्या कहा कि राज्यपाल ऐसा कर सकता है कि उसे राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति लेनी होगी। किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही देने का भाषा का दर्जा दे सकता है। यानी राज्यपाल केवल ये कह सकता है कि हम इस भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा दें, लेकिन करेंगे कौन? मुहर कौन लगाएगा? राष्ट्रपति ही लगाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना है? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? श्रहपाद को, स्वयंभू को, राजा मुंज को, पुष्पदंत को। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? आ जाएगा राइट आंसर सी ऑप्शन, यानी राजा मुंज को। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा उत्तर अपभ्रंश की पुरानी हिंदी है, जिन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। अन्य विकल्प अगर हम देखें तो सरहपा जो है, सरहपा, ठीक है, सिद्धों के पहले कवि माने जाते हैं। कौन? सरहपा सिद्धों के पहले कवि माने जाते हैं। स्वयंभू जो है अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं और पुष्पदंत अपभ्रंश भाषा के महाकवि माने जाते हैं। ठीक है, चारों विकल्प आपके सामने आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अपभ्रंश को प्राकृताभाष हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, यानी रामचंद्र शुक्ल ने कहा। क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभाष हिंदी की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी विकल्प हिंदी के विशिष्ट साहित्यकार हैं, जिनकी हिंदी साहित्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अतः सही विकल्प रामचंद्र शुक्ल। यानी ये जितने भी रहे, रामचंद्र शर्मा गुलेरी, राव सांकृत्यायन, हजारी, इनका भी हिंदी साहित्य में विशेष योगदान रहा, लेकिन इनका जो है इनका बहुत ही विशेष योगदान रहा। किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहे हैं? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? सही अनुच्छेद कौन सा नहीं है? ये है अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति का एवं आयोग, या सी ऑप्शन 345 राज्य की राजभाषा, या डी ऑप्शन अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। तो सही ऑप्शन कौन सा नहीं है इसमें? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। अनुच्छेद 351 में 51 का संबंध हिंदी के विकास के लिए निर्देशित है, न कि न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा में। ठीक है, 351 किसके लिए है? हिंदी भाषा के विकास के लिए
रखा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? पंजाबी का विकास जो हुआ मागधी, महाराष्ट्री, मागधी, प्राचंड, पैसाची। राइट आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, पैसाची के लिए। ठीक है, पैसाची का दूसरा नाम भी अभी बताते हैं आपको। पंजाबी भाषा पंजाब की आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। गियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे भाग 1, 8 तथा 9 में पूर्वी पंजाबी को पंजाबी और पश्चिमी पंजाबी को पैसाची यानी लहमब्रा, यानी पैसाजी का नाम क्या है, कहीं कहीं लहमब्रा भी आता है, लहमब्रा कहा है। वास्तव में पूर्वी पंजाबी और पश्चिमी पंजाबी पंजाबी की दो उपभाषाएं हैं, जैसे पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, रूप वही है। तो पैसाची को क्या कहा जाता है, लहमब्रा भी कहा जाता है कहीं कहीं। ठीक है, तो अगर लहमब्रा भी आता है तो वो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। बिहार बांग्ला उड़िया असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से या शौचिनी अपभ्रंश से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी मागधी अपभ्रंश से हुआ है। बात करते हैं तो मागधी अपभ्रंश की पूर्व शाखा में बांग्ला उड़िया असमिया, मागधी अपभ्रंश की बिहारी शाखा से मैथिली मगही भोजपुरी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी भाषाएं अर्थात अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, पैसाची से लहेंदो और पंजाब भाषा उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगर हम मागधी की बात करते तो मागधी से क्या था, मागधी से थी अपभ्रंश बिहार की शाखाएं मैथिली मगही और भोजपुरी। ठीक है, अगर अर्धमागधी की बात करते तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ पूर्वी हिंदी भाषाएं अर्थात अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, पैसाची से लहंदो और पंजाब भाषाएं उत्पन्न हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में, याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में, केवल अंग्रेजी में, या हिंदी या अंग्रेजी दोनों? तो राइट आंसर बार बार पूछा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, केवल अंग्रेजी में। यानी अगर आप उच्च न्यायालय में कोई याचिका दायर कर रहे हैं तो उसकी भाषा हिंदी नहीं होगी, ये मातृभाषा नहीं होगी, केवल इंग्लिश में ही अपनी याचिका दायर करनी होगी। ठीक है, संसद ने उच्च न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, अतः उच्च न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो अंग्रेजी में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मराठी, गुजराती। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, इसका आ जाएगा पूर्वी हिंदी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधि का रूप विकसित हुआ है। अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक आर्य भाषाएं तथा उपभाषाएं हैं सौरसेनी। सौरसेनी की बात करते हैं, पश्चिमी हिंदी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांग्रो, कन्नौजी, बुंदेली, राजस्थानी, मेवाती, मारवाड़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, गुजराती, ये क्या है? ठीक है, अर्धमागधी की बात करते तो पूर्वी हिंदी, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, और मागधी की बात करते थे बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, बांग्ला, उड़िया, असमिया। खस की बात करते तो पहाड़ी हिंदी। पैसाची की बात करते तो लहिंदा पंजाबी। ब्राचन की बात करते तो सिंधी, और महाराष्ट्र की बात करते तो मराठी। तो कुल मिलाकर के हिंदी के ही रूप है ये। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के ही रूप हो गए जितनी भी ये भाषाएं हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी है? ब्रजभाषा, अवधी, कुमानी और गढ़वाली, या बी ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, सी ऑप्शन है बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, डी ऑप्शन है लहंदा, पंजाबी, गुजराती और मराठी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन।
ठीक है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। तो राजस्थान की बात करते हैं मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी। पहाड़ी की बात करते हैं कुमाऊनी, गढ़वाली। पश्चिमी हिंदी की बात ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी और बोली हरियाणवी, दक्षिणी। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो डोंगरी किस में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर या कश्मीर प्रांत में, पुडुचेरी में, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या नागालैंड में? तो डोंगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? राइट आंसर ए ऑप्शन इसका आ जाएगा, जम्मू और जम्मू कश्मीर प्रांत में। यानी डोंगरी भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है। वर्ष 2003 में इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया था। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ। सिंधी भाषा का उद्भव कहां से हुआ? ब्राचंड अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौसेनी अपभ्रंश से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी ब्राचंड अपभ्रंश से। बात करते हैं सिंधी भाषा का विकास ब्राचंड अपभ्रंश बोली से माना गया है। अन्य विकल्प असंगत है, अतः विकल्प एक ब्राचंड ही सही उत्तर है। सिंधी भाषा सिंध प्रदेश की आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, जिसका संबंध पैशाची नाम प्राकृतिक एवं ब्राचंड नाम के अपभ्रंश से जोड़ा गया। इन दोनों नामों से विदित होता है कि सिंधी के मूल अनार्य तत्व पहले से विद्यमान थे, भले ही वे आर्य प्रभावों के कारण गौण हो गए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? असमिया, बोडी, अंग्रेजी, डोंगरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अरुणाचल प्रदेश में सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी बोली जाए। आज मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के राज्य में मुख्य क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी है। ठीक है। वो हिंदी को नहीं जानते हैं कि हिंदी वहां विशेष रूप से कम ही जानते हैं, अंग्रेजी का बोलबाला ज्यादा है। इसीलिए हमारे जो ऊपर प्रश्न आया था कि उच्च न्यायालय में याचिका अंग्रेजी में ही देनी पड़ती है, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे राज्य भी है, ऐसे प्रांत भी है जहां अंग्रेजी ही समझते हैं। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी तो अंतरराष्ट्रीय भाषा होगी, इसको तो सबको समझना होगा, इसलिए उस भाषा को उसमें रखा गया, क्योंकि हिंदी इनकी समझ नहीं है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22। अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी से, पैशाची से, मागधी से, अर्धमागधी से? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, अर्धमागधी से। अवधि बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, अतः इसका सही उत्तर होगा अर्धमागधी। ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं सूची में वर्णित नहीं है? नेपाली नहीं है, कश्मीरी नहीं है, सिंधी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है। कश्मीर की बात हमने ऊपर की थी, तो राइट आंसर आ जाएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में वर्णित नहीं है, इसके अलावा सभी प्रश्न सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? कविवचन सुधा, समाचार सुधा वर्षन, हिंदी प्रदीप, भारत मित्र? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी भारत मित्र। कविवचन सुधा पत्रिका प्रकाशन भारतेंद्र द्वारा हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था। समाचार सुधा वर्षन पत्रिका का प्रकाशन राजा हरिश्चंद्र, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद द्वारा किया गया। हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट द्वारा किया गया, तथा भारत मित्र का कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले पहला समाचार पत्र था। इसी पत्र को कचहरी में हिंदी प्रवेश आंदोलन के रूप में, मुख्य पत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन हमारा इस सेशन का होगा 25। नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो कुल मिलाकर के आज के सेशन में हमने 25 भाषा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ले रखे। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। आपको पीडीएफ चाहिए, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, और आप टेलीग्राम का भी लिंक है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। आप पीडीएफ फ्री में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करते रहिए। कल इसके दूसरे सेशन में हम आएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।